हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बूम्स में। आज हम लोग कोशिका का अगला टॉपिक्स केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। आज हम लोग केंद्रक के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे इसमें क्या छोटी छोटी जो भी बातें होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, आप सभी जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर लाइन बाय लाइन से बारी बारी से सभी को देख लें। और कुछ जो भी वीडियो आपके पास जाती है, बट आप उसको क्या करते हैं, देखते नहीं, ऐसे चालू करते हो, देखते हो, बट ऐसे ही लाइक कर देते हो, आग बस छोड़ देते हो। तो वैसा ना कीजिए, आप उसको क्या कीजिए, पहले वीडियो को देखिए। मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि बीच में या अंत में आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप हमको कमेंट्स करके लास्ट में उसका आंसर दीजिए। अगर नहीं पता है तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जिसमें आपका आंसर उसमें दिया जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ सर इसका नहीं आया हुआ है, आप हमको फिर से इसका नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिए। तो आई होप कि आप सभी वीडियो को बारी बारी से देखिए, जिससे आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। अगर नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम आज शुरू करते हैं केंद्रक के बारे में। यानी कि हम लोग सभी कोशिका के सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं लोग। आज हम लोग जानेंगे केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, जैसे कि मनुष्य क्या क्या है। मनुष्य का एक केंद्रक होता है, यानी सेंटर होता है। मनुष्य का सेंटर क्या होता है, तो नाभि को कहते हैं। किसको कहते हैं, नाभि को। ये जहाँ अनबैलेंस हुआ तो मनुष्य का पूरा बॉडी सिस्टम क्या होता है, अनबैलेंस कार्य करने लगता है ना। तो वैसे ही हम जो कोशिका होती है, कोशिका का अगर सेंटर अनबैलेंस होता है तो वह क्या होता है, अनबैलेंस की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हमको हमारे जो भी नाभि है, नाभि को हमेशा सेंटर में रहना जरूरी पड़ता है। तो जो ये केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो होता है, इसका खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक। कब किया था, तो सन 1831 में इन्होंने बताया कि ये जो कोशिका के अंदर जो होते हैं, केंद्रक द्रव्य के अंदर, तो एक ढीले के जैसा पिंड के समान पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, पिंड के समान पाया जाता है, जिसका नाम दिया उन्होंने केंद्रक। क्या नाम दिया, केंद्रक बोला। तो यह केंद्रक यानी कि खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यानी कि किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था, तो 1831 में किया था। यह कहता है कि ये कोशिका को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, कंट्रोलिंग करता है, यानी कि सहारा उसको प्रदान करता है। तो जब भाई कंट्रोल करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोशिका का दिमाग कहेंगे। यानी कि ये आपका ब्रेन ऑफ क्या है, सेल है। ये कोशिका का क्या है, दिमाग है। कौन, केंद्रक। यानी कि न्यूक्लियस जो होता है, ये कोशिका का क्या है, दिमाग भी कहते हैं इसको। तो इसलिए कभी अगर पूछ दे आप लोग से कि बताइए कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है, तो कोशिका के दिमाग किसको कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है, यानी कि न्यूक्लियस को कहा जाता है। चलिए, इसमें क्या होता है, यानी कि केंद्रक में जो होता है, केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि इसी में केंद्रक द्रव्य में जो होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस पे पाया जाता है, केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं इसकी झिल्लियाँ। देखिए, कहता है कि ये केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली, यानी केंद्रक जैसे कोशिका के चारों ओर एक मोटी आवरण घेरी होती है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। और कोशिका के अंदर एक पतली सी मुलायम सी झिल्ली होती है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो जस्ट लाइक सेम टू सेम न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियस के जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, उसके बाहर एक मोटी सी परत झिल्ली होती है, जिसका नाम केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। क्या कहता है, यानी कि एक दोहरी झिल्ली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन कह सकता है कि बताइए कि केंद्रक के बाहर, यानी कि केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियो मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं। यह जो न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, यह किस में पाया जाता है, तो हमारे जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी कि अगर जो जीव जीवित है, यानी कि सजीव है, तो वह क्या हो जाएगा, उसमें आपका पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, तो न्यूक्लियस पाया जाएगा। और यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है,
यानी कि जो हमारा केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, कोशिका डिवीजन करने में महत्वपूर्ण होता है, भाग निभाता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक सेल के अंदर जो केंद्रक है जो है, ये जब डिवीजन होता है तो ये क्या होता है, ये ऐसे बंटने शुरू हो जाता है, यानी केंद्रक का इसका क्या होता है, यानी कि फैलना शुरू हो जाता है। और फैलता है तो ये ऐसे माने ये क्या होता है, ऐसे की तरह में बढ़ जाता है, यानी कि बीच में धंसने लगता है। और धंसते से क्या होता है, यानी कि केंद्रक दो भागों में अलग अलग डिवीजन हो जाता है, यानी दो कोशिका के दो अलग अलग केंद्रक में होता है। और प्रत्येक मनुष्य हो या प्रत्येक जीवित कोशिका कोई भी हो तो उसमें मात्र एक ही केंद्रक होता है। लेकिन अन्य जीव जंतुओं में, अन्य जीवों में देखा जाता है तो उसमें एक से अनेक भी पाए जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये क्या पाया जाता है, जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है, तो आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। आई होप कि जो भी आपको मैंने बताया तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया। आइए अब इसके हम फिगर ड्रॉ पे देखते हैं। फिगर इसका क्या बोलता है, फिगर क्या कहता है, देखिए जो ये है न्यूक्लियस है जो मेरा, यानी कि ये न्यूक्लियस का क्या है, एक फिगर है। यानी कि हमारा जो हम लोग न्यूक्लियस का फिगर हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये न्यूक्लियस का क्या है, फिगर है। देखिए तो एक न्यूक्लियस बना है, ये क्या होता है, इसके बाहर एक कोशिका ऐसा होता है ना, जिसमें इसमें क्या होता है, द्रव्य बहुत सारे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये हमारे कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है, आपका केंद्रक होता है और केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो कोशिका का, ये कोशिका पूरा हो गया, कोशिका का ये केंद्रक हो गया, केंद्रक का ये अंदर का हिस्सा हुआ है। तो ये हम दिखाते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखिए ये जो होता है इसका, यानी कि यहाँ पे ये जो बनाया गया है पिंड, ये इसका क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक, ये तो केंद्रक हो गया। ये जो एक ऐसा जाल जैसा बनाया गया है, नेटवर्किंग किया गया है, इस नेटवर्क को क्या कहते हैं, यानी कि क्रोमैटिन की जाल, यानी क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। जो ये नेटवर्किंग बना है, यानी कि जो जाल जैसा बना है, रचना है, उस जाल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जाल कहते हैं, क्रोमैटिन जालिका। ठीक, ये क्रोमैटिन जालिका हो गया, यानी कि जो नेटवर्किंग बनाया हुआ है, ये आपका केंद्रक हो गया। ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, जो ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम, अंतःप्रदवी जालिका, यानी कि ER हम शॉर्ट में कह सकते हैं, अंतःप्रदवी जालिका होता है हमारा। ठीक है, उसी के साथ साथ ये हमारा क्या होता है, यानी कि ये जो लेयर जो दिख रहा है आपको, ये लेयरवा का नाम क्या है, केंद्रक झिल्ली नाम है, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक, ये तो बता दिए कि इसका क्या है, इसका क्रोमैटिन जाल है, ये केंद्रक झिल्ली हो गया, ये आपका ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया। तो ये रहा हम लोगों ने इसका जाना, यानी ये फिगर जो ड्रॉ किया गया है वो न्यूक्लियस के है। ये सभी बात न्यूक्लियस के बारे में था, यानी कि नेटवर्किंग, यानी कि ये जो जाल जैसी इसमें रचना बनी होती है, इसी नेटवर्किंग के अंदर इसमें क्या होता है, DNA, प्रोटीन, RNA, ये सभी क्या होते हैं, इसी के अंदर अवेलेबल रहते हैं। यानी कि ये इसमें जो द्रव्य पाया जाता है, जो लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड के अंदर ये सभी पाए जाते हैं, जो यह एक जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के बीच केंद्रक का। चलिए अब हम जानते हैं, देख सकते हैं इसका नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है क्या हम लोग का, तो केंद्रक द्रव्य के बारे में, यानी कि केंद्रक द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। देख सकते हैं इसको, चलिए देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं नए टॉपिक्स केंद्रक द्रव्य के बारे में, यानी कि केंद्रक द्रव्य, यानी कि जस्ट अभी हम लोग ने जाना केंद्रक क्या है, केंद्रक। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक द्रव्य, यानी कि केंद्रक द्रव्य होता है क्या है, तो जो ये हमारा कोशिका होता है, कोशिका के जो अंदर हमारा ये जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को, जो लिक्विड की तरह होता है तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
और यह प्लाज्म क्या होता है, यानी कि एक क्रोमैटिन जालिका द्वारा क्या होती है, घिरी होती है। क्रोमैटिन जालिका के द्वारा ये क्या होती है, घिरी होती है, और इसी के सतह पे ये पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और यह क्रोमैटिन जालिका जो होती है एक यानी कि नेटवर्किंग बनाती है। जैसे हम लोगों का नेटवर्क क्या होता है, सिग्नल पकड़ता है ना, तो ये नेटवर्किंग जो होता है नेटवर्क वेव के कारण से होने वाला क्रिया है। तो ये क्या करता है, ये अंदर एक जाल जैसी रचना बनाती है, यानी कि ये प्रक्रियाएं घूमती घूमती एक जाल जैसे पूरा निर्माण करती है, और वह जाल क्या कहलाती है, क्रोमैटिन जालिका कहलाती है। यानी कि एक पूरी बॉडी के अंदर यानी कि कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर पूरा क्या होती है, जाल से घिर जाती है, और वही जाल क्रोमैटिन जालिका कहलाती है। ठीक है, इसलिए जो होता है केंद्रक द्रव्य, तो ये क्या होता है, गाढ़ा और अर्ध तरल होता है। क्या होता है, गाढ़ा और अर्ध तरल द्रव्य होता है, जो कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी कि कहता है कि इसके अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी कि ये जो होता है ना, ये अर्ध परागमय यानी कि अर्ध तरलमय होते हैं, अर्ध तरलमय होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कहता है कि इसमें कई महीन महीन यानी कि इसमें कई कितने सारे महीन महीन क्या होती है, धागे के समान, यानी कि एकदम पतला पतला सा महीन धागा होता है, और वह धागा जैसे निर्माण करता है, जिसे हम लोग यही कहते हैं क्रोमैटिन जालिका। यानी कि क्या होता है, इतना पतला पतला जालिका बनाएगा कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बालू उलू चालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लोहे का पतला पतला छड़ से जो हम लोग जाली बनाते हैं ना, तो वो ऐसे ही क्या होता है, ये जालिका बन जाता है। इस जालिका को हम लोग क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि इस जालिका यानी कि यह जो जालिका होता है किसका बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन के मिलकर बना होता है, यानी कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यह कहता है कि यह कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, यानी कि जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन में क्रोमैटिन जालिका क्या होती है, क्रोमैटिन जालिका जो धागे के समान पाई जाती है, वह अलग होकर यानी कि सभी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जब अलग होते हैं तो अलग होकर क्या करते हैं, एक छोटे से और एक छड़ के जैसा रचना बनाती है, जिसको हम लोग गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोम के नाम से यानी क्रोमोसोम को हम लोग हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। और यह जो पतला पतला जो छड़ होता है, ये ऐसे बदल जाता है, यानी कि ये एक गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। ये होता है, ये सभी इतना, ये तीनों का तीनों क्या होता है, ये साइलेंट मोशन में होते हैं। इधर का ये तीनों का तीनों साइलेंट मोशन में होता है। भाग कौन लेता है, एक ये लेता है और एक ये लेता है, यानी दोनों का अगला हिस्सा ही भाग लेता है। अगर सपोज इसको हम मेल मान लेते हैं और इसको फीमेल मान लेते हैं, यानी ये मेल का क्रोमोसोम है, ये फीमेल का क्रोमोसोम है, तो इसके हम ऊपर अगर हम कह देते हैं कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी जीन के रूप में पाया जा रहा है, और इस फीमेल के ऊपर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी के रूप में पाया जा रहा है। तो यह जब एक दूसरे से रिप्रोडक्शन की क्रिया करती है, यानी कि जब जनन की प्रक्रिया करती है, तो ये क्या होता है, ट्रांसपैरेंट हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। और ये लास्ट स्टेप में जो आते हैं, तो वह 180 डिग्री के एंगल में बन जाते हैं, यानी कि ये ऐसे हो जाते हैं और ये ऐसे बन जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो ये 90 डिग्री, ये भी देखा जाए तो 90 डिग्री। कहने का अर्थात जो ये मेल का ABCD था, वह फीमेल के पार्ट्स पे चला जाता है, ABCD, और जो मेल का, जो फीमेल का अल्फाबेटिकल जीन्स था, वो किस पे आ जाता है, तो आपका मेल पे चले आता है। तो ये जीन्स ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है, वह जब हम लोग यानी कि रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, जब उसके अगले संतान में प्रक्रिया आ जाती है, तो यह ऐसे ही प्रक्रियाएं चलती है। ये कहलाती है क्रोमोसोम। क्या कहलाती है, क्रोमोसोम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं।
ठीक, यानी कि यही गुणसूत्र जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मेल हो या फीमेल हो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि 46 संख्या होता है। तभी हम कह सकते हैं, तभी कहता है लोग कि जो फलानवा जो लड़की है वो अपने माता के समान लगती है, फलानवा जो लड़का है वो अपने पिता के समान लगता है। ये किसके कारण होता है? यानी कि ये क्रोमोसोम, यानी कि ये क्रोमोसोम गुणसूत्र के द्वारा होता है। और इस गुणसूत्र पे क्या होते हैं? तो जीन होते हैं, यानी हमारे जीन बाबा इस गुणसूत्र पे बैठे रहते हैं। ये क्या होते हैं? आदान प्रदान कर लेते हैं एक दूसरे के, यानी कि फीमेल का चला जाता है मेल में और मेल का चला जाता है फीमेल में, और उससे जो एक नेस यानी कि प्रोडक्ट जो उत्पन्न होता है उनमें दोनों का गुण मौजूद हो जाता है। और वही गुण मौजूद जो उसका लक्षण दिखाई देता है, तो यही लक्षण कहलाता है आनुवांशिकी लक्षण। यानी कि हम जैसे कि आनुवांशिक रोग होता है, आनुवांशिक लक्षण होता है, आनुवांशिक गुण होता है, तो वही ये दोनों का आनुवांशिक यानी कि माता का आनुवांशिक और पिता का आनुवांशिक दोनों मिलकर एक गुण का निर्माण करते हैं। तो वही गुण उसके संतान में मतलब ट्रांसपोर्ट होता है और वह गुण हमारा कहलाता है आनुवांशिक गुण। चलिए, ये रहा हम लोगों के बीच को केंद्रक द्रव्य के बारे में। आई होप कि आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आया हो। चलिए, अब मैं आप लोगों के बीच 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। आप इसको देख सकते हैं, नोट करना नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों के बीच 3 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जो कि आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है। फर्स्ट कहता है क्रोमोसोम का खोज किसने किया था, यानी कि उसका खोज किसने किया था, जो कि आपको इसमें क्या करना है, केवल आंसर आपको रिप्लाई करके देना है। नेक्स्ट कहता है डीएनए का पूर्ण नाम, यानी कि पूरा नाम, इसका डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तीसरा क्या कहता है प्रत्येक मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। पेयर नहीं पूछ रहे हैं, हम संख्या पूछ रहे हैं, यानी जोड़ा नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, नंबर्स पूछ रहे हैं। प्रत्येक मानव में यानी कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम की संख्या होती है। आप हमें कमेंट्स कीजिए, आंसर दीजिए और साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को भी आप क्या कीजिए, प्रेस कीजिए, जिसके साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।